नमस्कार, सिटी लाइट में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। इस बुलेटिन में देखेंगे दिन भर की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से। शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। बीजापुर से बड़ी खबर, जहां नक्सलियों के सप्लाई नेटवर्क पर कार्रवाई की गई है। 100 बोरी चावल, विस्फोटक सामग्री बरामद किया गया है। इसके साथ ही पर्चा पंपलेट के साथ एक सहयोगी को गिरफ्तार किया गया है। बीजापुर थाना और डीआरजी पुलिस ने यह कार्रवाई की है। तो एक बड़ी सफलता यहां पर, नक्सलियों के सप्लाई नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई की गई। 100 बोरी चावल विस्फोटक सामग्री बरामद किया गया। पर्चा पंपलेट के साथ एक सहयोगी को गिरफ्तार किया गया है। बीजापुर थाना और डीआरजी पुलिस ने यह कार्रवाई की है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने अगले 3 महीने में प्रदेश सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक रायपुर में प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव की अध्यक्षता में हुई, जिसमें मोदी सरकार की ओर से अल्पसंख्यक समुदाय के लिए शुरू की गई योजनाओं की क्रियान्वयन सही नहीं किए जाने को लेकर निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही है और इस बैठक में मोर्चा के आगामी गतिविधियों पर चर्चा होगी कि किस प्रकार से अल्पसंख्यक वर्ग में पार्टी की पहुंच बढ़े। हम लोगों ने भी आज प्रदेश कार्य समिति बैठक रखी है और इसमें हमारी सोच है कि भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा अल्पसंख्यक वर्ग के बीच जाए और मोदी सरकार की जो योजनाएं चल रही है उनका लोगों को लाभ मिल रहा है नहीं मिल रहा है छत्तीसगढ़ राज्य में, उसकी चिंता करें और लोगों को अधिक से अधिक लाभ दिलाएं। बढ़ते आगे IBC24 की खबर का एक असर हुआ है, इस खबर को आपको बताएंगे। इस बीच एक बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गुरुवार को बस्तर के दौरे पर रहेंगे। वे जगदलपुर के लाल बाग मैदान स्थित झीरम घाटी मेमोरियल में झीरम घाटी शहादत दिवस पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे। इसके बाद दोपहर करीब 1:30 बजे शहीद गुंडाधुर कृषि महाविद्यालय कुम्हरावन पहुंचेंगे और वहां शहीद गुंडाधुर की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके साथ ही ग्रामीण औद्योगिक पार्क की संभाग स्तरीय कार्यशाला में शामिल होंगे। IBC24 की खबर पर एक बार फिर मुहर लगी। हमने अपनी खास रिपोर्ट में खुलासा किया था कि दीनदयाल रसोई में गरीबों को 5 रुपए में भरपेट भोजन की थाली मिलेगी, जिसका नाम मामा रोटी होगा। प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने IBC24 की खबर पर मुहर लगा दी। सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि गरीब को 5 रुपए में भोजन की थाली मिलेगी, उसकी तैयारी चल रही है। गरीब को 5 रुपए में थाली मिलेगी तो उसकी पूरी तैयारी चल रही है और अगली कैबिनेट में ये प्रस्ताव आ जाएगा। भोपाल में सरकार की लाडली बहना के जवाब में कांग्रेस लगातार अपनी नारी सम्मान योजना को प्रमोट कर रही है और इसी कड़ी में भोपाल के जहांगीराबाद स्थित नीलम पार्क में कांग्रेस ने नारी सम्मान योजना का कैंप लगाया। जो कमलनाथ जी की सरकार आने पर लागू हुई, जिसका वचन कांग्रेस और कमलनाथ जी ने दिया है, ये हमारा सौभाग्य के मध्य विधानसभा में आज इसका प्रारंभ करने के लिए सुभाष चोपड़ा जी जो हमारे पर्यवेक्षक हैं और हमारे बड़े भाई आदरणीय सुरेश पचौरी साहब दोनों यहाँ मौजूद हैं, जिनके हाथों आज ये शुरुआत हुई है। जो विभिन्न मोहल्लों में लगातार ये फॉर्म भरे जाएंगे। इससे बड़ा सम्मान नारी के लिए नहीं हो सकता कि किस तरह से कमलनाथ जी उनकी रक्षा के लिए ये स्कीम लेके आए। पहले उन्होंने बच्चियों की रक्षा शादियों के लिए स्कीम लाए थे। सच्चाई ये है कि जो कमलनाथ जी कहते हैं वो करते हैं। सच्चाई ये है कि कांग्रेस जो कहती है वो करती है और आज जो अभियान है ये अभी यहाँ से शुरुआत हुई है, ये घर घर जाएगी। चुनावी साल में जहां एक और मध्य प्रदेश में कर्मचारियों के अलग अलग संगठन लगातार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं, वहीं सरकार भी कर्मचारियों को सरकारी छुट्टियां देकर मनाने में जुटी हुई है। इस साल सरकार ने साल भर की कुल छुट्टियों में 15 दिन की बढ़ोतरी की। अब प्रदेश के कर्मचारियों को 200 दिन छुट्टी मिलेगी और उन्हें काम सिर्फ 165 दिन ही करना होगा, लेकिन वेतन पूरा मिलेगा। चुनावी साल में प्रदेश सरकार अपने कर्मचारियों के सिर से काम का बोझ घटा रही है। इसके लिए कभी महापुरुषों के नाम पर तो कभी नेशनल हॉलिडे का दायरा बढ़ाकर सरकार कर्मचारियों को साधने में जुटी है। एमपी के विभागों में साल भर की छुट्टियों की गिनती करें तो 52 हफ्तों में 53 रविवार, 52 शनिवार मिलाकर एक साल में 105 वीक ऑफ, 29 सरकारी छुट्टियां,
एक साल में 62 ऐच्छिक अवकाश, 3 छुट्टी लेने की अनुमति, साल भर में 30 EL, 13 CL और 20 मेडिकल लीव की सुविधा है। यानी इस साल कर्मचारियों को महज 165 दिन ही काम करना होगा, जबकि उन्हें 200 दिन की छुट्टी मिलेगी। इसके अलावा हड़ताल पर भी कर्मचारी छुट्टी पर रहते हैं। तो वहीं महिला कर्मचारियों को 6 महीने के प्रसूति और 2 साल के मातृत्व अवकाश की पात्रता है। कुछ विभागों में 1 महीने तक की स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग और पढ़ाई के अवकाश की भी पात्रता है। हाल ही में सरकार ने टांचा भील जयंती और महाराणा प्रताप जैसे महापुरुषों की जयंती पर भी छुट्टी घोषित की है। इस तरह 2018 में सरकारी अवकाश 23 थे, जो 2023 में बढ़कर 29 हो गए। लेकिन कर्मचारी संगठनों को ये छुट्टियां भी काम के मुकाबले कम लग रही है। वैसे भी कर्मचारियों की ड्यूटी 24 घंटे की होती है। आप देखेंगे कि अधिकांश कार्यालय जो है, शासकीय कार्यालय, छुट्टियों के दिनों में भी, चाहे वो संडे हो, सैटरडे हो, काम होता है तो व्यक्ति आता है, कर्मचारी आता है। हाँ, छुट्टियां मिलती हैं, उससे थोड़ा बहुत 19-20 कभी हो जाता है और कर्मचारी की 24 घंटे की ड्यूटी कहीं प्रभावित नहीं होता। कांग्रेस छुट्टियों की बजाय कर्मचारियों की मांगें पूरी करने की मांग कर रही है, तो बीजेपी खुद को कर्मचारी हितैषी साबित करने में जुटी है। कोरोना के बाद से बहुत सारी जगह शनिवार रविवार के स्थायी अवकाश हैं, तब भी 5 दिन काम चल रहा है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि ये हमारे संस्कार और रीति है। राणा प्रताप जी की जयंती पर जो ऐच्छिक अवकाश था, उसको सार्वजनिक और नियमित अवकाश घोषित किया है। उस पर यदि प्रतिपक्ष की आपत्ति, कांग्रेस की आपत्ति है, तो शर्म का विषय है। अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लगातार इस बार शिवराज सरकार कर्मचारियों को लुभाने के लिए छुट्टियां दे रही हैं, और हमारा ऐसा मानना है कि छुट्टियां देने से ज़्यादा बेहतर होता कि कर्मचारियों की न्यायोचित मांगों पर ध्यान दिया जाता। दरअसल साल चुनावी है, इसलिए कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार बाकी मांगों की तरह छुट्टियां बढ़ाने की मांग भी मान लेगी। लेकिन सवाल यह है कि जब कर्मचारी छुट्टी पर ज्यादा और काम पर कम रहेंगे तो प्रदेश कैसे आगे बढ़ेगा। ब्रजेश जैन, IBC 24, भोपाल। राज्य शासन की बेरोजगारी भत्ता योजना से जुड़ने के लिए तो युवाओं की कतार लग रही है, लेकिन पंजीयन के बाद कौशल उन्नयन योजना की ट्रेनिंग लेने में युवा पीछे हट रहे हैं। जानकर हैरानी होगी कि रायगढ़ में 1900 लोगों को कौशल उन्नयन योजना से जोड़ने के लिए प्रशिक्षण देने की योजना बनाई गई, लेकिन अब तक बमुश्किल 597 युवाओं ने ही कौशल उन्नयन की ट्रेनिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। बेरोजगारों का सबसे पहले उन्होंने मापदंड क्या रखा है? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जितने भी बेरोजगारों ने यहाँ पर पंजीयन कराया था, उसमें कई MBBS डॉक्टर हैं, कई इंजीनियर हैं। बेरोजगारों को ठगने और छलने का, और उमेश पटेल जी स्वयं युवा होते हुए स्वयं इंजीनियर की पढ़ाई किए हैं, वो इंजीनियर हैं, और आज वो अगर प्रोफेशनल लोगों का, जो बेरोजगारों का अगर वो दुख दर्द को नहीं समझेंगे तो वो धिक्कार है ऐसे हमारे उमेश पटेल जी को। बेरोजगारी भत्ता के पात्र हितग्राहियों को भत्ता की लाभ देने की योजना के साथ साथ उनको कौशल प्रशिक्षण से भी लाभान्वित किया जाना है। 600 आवेदकों का काउंसलिंग कर चुके हैं, जिसके फलस्वरूप जिला परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज सोसाइटी रायगढ़ में उनको संबंधित कोर्स में निःशुल्क ट्रेनिंग दिया जाएगा। अंबिकापुर में सड़क की खस्ता हालत और सुस्त निर्माण को लेकर बीजेपी ने अंबिकापुर गुमला नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया, जिससे करीब 3 घंटे तक NH जाम रहा और गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। आज चक्का जाम के माध्यम से हमने आम जनता की आवाज बनकर आज एक ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री राज्यपाल जी के नाम से और PWD के अधिकारियों के माध्यम से। इसका पैसा, स्वीकृति सब कुछ है, बावजूद इस पर सड़क का निर्माण नहीं हो पा रहा है। हमने 31 जुलाई का इन्होंने हमको आश्वासन दिया, हम 31 जुलाई तक का समय देंगे, 2 महीने का समय दे रहे हैं कि इस निर्माण को पूरा करें, आम जनता के लिए इसको समर्पित करें। 7 साल बीत जाने के बाद, चूंकि आप लोगों को पूर्व से भी विदित है कि शुरू में जो कॉन्ट्रैक्टर GBRI ने काम लिया था, वो 2 साल से काम नहीं किया उनके द्वारा, और बाद में फिर TBCL को ये काम दिया गया है। ग्वालियर शहर में स्मार्ट सिटी का स्ट्रीट लाइट घोटाला अब तूल पकड़ता जा रहा। घोटाले को लेकर कांग्रेस ने अपने पार्षदों के साथ मिलकर स्मार्ट सिटी के दफ्तर का घेराव कर दिया, साथ ही घोटाले की जांच की मांग की। आज हमने स्मार्ट सिटी पे धरना दिया है। आपको ज्ञात होगा पूरे शहर में पिछले 2 महीना से लगातार पूरा शहर अंधेरे में पड़ा हुआ है। हम पूछना चाहते हैं कब टेंडर होगा, कब वर्कआउट होगा, कब काम होगा। धरातल पे कुछ हुआ नहीं अभी तक। 26 करोड़ की लाइटें गई कहाँ? इस अनियमितता का दोषी कौन, उसके खिलाफ कार्रवाई हो, जल्द से जल्द
ग्वालियर शहर की जनता को अंधकार से मुक्ति दिलाई जाए, वरना 7 दिन के बाद हम यहाँ पर धरना देने को मजबूर होंगे। देश भर से, चेन्नई और इस तरह के दिल्ली, गुजरात सभी जगह से लोग आए हैं। एक हफ्ते के अंदर हम लोग एक अच्छा टेंडर निविदा कंपनी को दे पाएंगे और उनके ग्राउंड लेवल पे आने के बाद इसमें परमानेंट सुधार। ग्वालियर नगर निगम की बैठक लगातार हंगामे की भेंट चढ़ रही। बुधवार को बरसात से पहले नालों की सफाई और पुराने नालों में हुए भ्रष्टाचार को लेकर बुलाई गई विशेष बैठक में जमकर हंगामा हुआ। हालत ये हो गई कि सभापति को बीजेपी पार्षदों के लिए आसंदी से उनके खिलाफ कार्रवाई तक की बात कहनी पड़ी। उस नाले की स्थिति तो ऐसी है कि उसमें टेंडर हो गए, पैसा पहुंच गया और पैसा पहुंचने के बाद भी नाला बना नहीं। 1200 मीटर नाला बनना था, 250 मीटर नाला बना है। ये पूरे यहाँ का गड़बड़ झाला। इनके जो कर्मचारी हैं जो निगम के, उनके और ठेकेदारी की मिली भगत से ये सारी पूरी कार्रवाई हुई है। पार्षदों ने जैसा बताया कि गंदगी हो रही है, सीवर नहीं खुल रही, सीवर भरी है नाले में। इस स्वर्ण रेखा नाले को स्वच्छ पानी बहाने के लिए एक तो हाईकोर्ट ने संज्ञान में लिया, जिसकी चिंता हमें करना चाहिए। स्वर्ण रेखा में जब तक हम दूसरा गंदे पानी के लिए विकल्प नहीं ढूंढेंगे, जब तक स्वर्ण रेखा में साफ पानी नहीं बह सकता। यही शहर में अधिकांश पार्षदों की एक ही समस्या थी कि नाले की सफाई हो, नालों का निर्माण हो। तो अभी सदन के माध्यम से आयुक्त को निर्देशित किया गया है कि वर्षा के पूर्व सभी नालों की सफाई हो और जो कच्चे नाले हैं उनका निर्माण कराया जाए, पटाव कराया जाए। इंदौर के 119 साल पुराने गांधी हॉल को नगर निगम निजी हाथों में सौंपने जा रहा है। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। इंदौर की इस विरासत का रखरखाव और प्रबंधन देखने वाली कंपनी नगर निगम को 50 लाख रुपए सालाना चुकाएगी। हालांकि इस पर अंतिम मुहर लगने से पहले ही योजना का राजनीतिक विरोध शुरू हो गया है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों इस फैसले के विरोध में आंदोलन की तैयारी में है। देखिए रिपोर्ट। महात्मा गांधी टाउन हॉल मध्य भारत के नगर इंदौर की एक ऐतिहासिक इमारत है। इस इमारत का निर्माण सन 1904 में किया गया था। भवन का उद्घाटन नवंबर 1904 में प्रिंस ऑफ वेल्स द्वारा भारत आगमन पर किया गया था। भारत के स्वतंत्र होने के बाद इस इमारत का नाम गांधी हॉल रखा गया। हाल ही में करीब 6 करोड़ 62 लाख के सरकारी खर्च पर इस इमारत का जीर्णोद्धार किया गया था, लेकिन अब नगर निगम गांधी हॉल को लीज पर देने की तैयारी में है। उज्जैन की एक निजी कंपनी ने निगम को 50 लाख रुपए सालाना किराया देने का प्रस्ताव दिया है। निजी हाथों में सौंपने के बाद अब लोगों को निजी कंपनी से इसी किराए पर लेना होगा। वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों इस फैसले के विरोध में आंदोलन की तैयारी में है। वहीं इस फैसले को जल्द से जल्द वापस लेने की मांग कर रहे हैं। किसी भी जब हम देखते हैं किसी भी ऐतिहासिक बिल्डिंग को बनाया जाता है तो उसके मेंटेनेंस की बात आती है और उसके रखरखाव बेहतर हो, किस प्रकार वो बेहतर लोगों की सुविधा के लिए उपलब्ध हो, उसके लिए नगर निगम सोच रही है। मुझे लगता है नगर निगम इसमें निर्णय करेगी। देश की और शहर की ऐतिहासिक इमारतें कौड़ियों के दाम देने की परंपरा को निभाते हुए और नीति को अपनाते हुए इंदौर का गांधी हॉल, जो कि इंदौर का गौरव है, इंदौर की शान है, इंदौर की पहचान है, इस ऐतिहासिक इमारत को भी देने की तैयारी की जा रही है अपने चहेते व्यापारियों को। निश्चित रूप से कांग्रेस इसका निंदा करती है, उसका विरोध भी करेगी कि शहर की गरिमा, शहर का जो नाम है, जो शहर की पहचान है गांधी हॉल, उसे किसी भी प्राइवेट कंपनी को कहीं भी किसी प्रकार लीज पर नहीं दिया जाना चाहिए। MIC द्वारा नगर निगम के इस फैसले पर अंतिम मुहर लगाया जाना है, लेकिन अंतिम मुहर लगने के पहले ही इस फैसले पर जमकर सियासत देखने को मिल रही। वहीं इस फैसले के विरोध में आंदोलन की तैयारी भी की जा रही है। ऐसे में यह देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस पर किस तरह से निर्णय लिए जाते हैं। दीपक यादव, IBC 24, इंदौर। बढ़ते आगे, राज्य शासन ने प्रदेश के सभी नगरीय निकायों को उनके द्वारा निर्मित दुकानों को फ्री होल्ड करने के निर्देश दिए, लेकिन जानकर हैरानी होगी कि निर्देश जारी होने के 10 महीने बाद भी नगर निगम एक भी दुकान को फ्री होल्ड नहीं कर पाई। निगम की दुकानों में काबिज दुकानदार फ्री होल्ड के लिए नगर निगम दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं। सड़क चौड़ीकरण का बहाना और दुकानदारों को ये बताया जाना है कि दुकानें अभी भी निगम के पंजी में दर्ज नहीं है, ये नगर निगम की घोर लापरवाही है। नगर निगम फ्री होल्ड की कार्रवाई शीघ्र प्रारंभ करे। राज्य शासन के यहाँ से जो भी लिखित में आवेदन नहीं आने के कारण एक तो उसमें भी फ्री होल्ड नहीं कर पा रहे हैं। अभी वर्तमान में लेटर भेजें, जैसे ही वहाँ से मार्गदर्शन आती है तो फ्री होल्ड करने की उचित कार्रवाई की जाएगी।
बिलासपुर के सबसे पुराने और बड़े जतिया तालाब के जीर्णोद्धार को लेकर एक बार फिर सियासत गर्म है। करोड़ों खर्च करने के बाद भी तालाब सूखा हुआ है। साल भर में पूरा होने वाला काम 2 साल बाद भी अधूरा है। पिछले 6 साल के अंदर अलग अलग टेंडर जारी किए गए, जिस पर भाजपा का कहना है कि केवल भ्रष्टाचार करने के लिए करोड़ों खर्च किए जा रहे हैं। धीमी गति है, बल्कि टेंडर का खेल खेला जा रहा है और इसमें करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार अलग हो रहा है। और आज भी मूर्त रूप से कोई काम ऐसा दिखाई नहीं देता कि जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि जतिया तालाब का सरोवर धरोहर योजना की तरह कोई सौंदर्यीकरण हो पाएगा। इसकी जांच होनी चाहिए और दोषी अधिकारी और ठेकेदारों पर कड़ी कार्रवाई होनी। जून के पहले, बारिश के पहले ही शहरवासियों को एक बहुत बड़ा सौगात मिलने वाला है। अभी अगले हफ्ते ही उसकी टेस्टिंग होने वाली है और ताकि जल्दी से काम हो सके। बहुत अच्छा जतिया तालाब सौंदर्यीकरण हो रहा है। शहर का एक बहुत अच्छा दूसरा तीसरा तालाब कहलाएगा वो। नगर निगम भिलाई में 2000 के नोट नहीं लिए जा रहे, जिससे लोग परेशान हैं। संपत्ति कर और अन्य टैक्स देने पहुंचे कुछ व्यापारियों को इसलिए लौटा दिया गया कि वे 2000 का नोट लेकर पहुंचे थे। इस बात की जानकारी जब छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज के पदाधिकारियों को लगी तो वे इसकी शिकायत कमिश्नर से की। प्रदेश महामंत्री अजय बसीन ने आयुक्त रोहित व्यास को ज्ञापन सौंपकर टैक्स में 2000 रुपए के नोट लेने की बात कही है कि नगर निगम में जो टैक्स जमा करने में हमारे व्यापारी आ रहे हैं, ताकि कुछ अधिकारियों ने उन्हें मना कर दिया कि हम कल देखेंगे या नहीं लेंगे। तो हम नगर निगम कमिश्नर से अनुरोध करने आए हैं कि साहब, जब हम लोग व्यापारी होके आम जनता का दुख समझ रहे हैं और 2000 का नोट ले रहे हैं जो कि आज चलन में है, तो आप लोग कैसे मना कर सकते हैं। तो चैंबर ऑफ कॉमर्स ये दरखास्त करने आया है कि उसको आप लेते रहिए और जैसी प्रक्रिया पूरे हिंदुस्तान में चल रही है उसका पालन आप लोग भी करिए। अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाने जाने वाले मैनपाट यानी छत्तीसगढ़ का शिमला में भूमाफियाओं की नजर पड़ गई है। एक तरफ जहां शासन प्रशासन यहां पर्यटन को बढ़ावा देने की बात कह रहा, तो दूसरी तरफ जमीन दलाल यहां शासकीय जमीन का फर्जी पट्टा बनाकर अवैध कब्जा कर रहे हैं। देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मैनपाट को छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है, मगर अब सुंदर मैनपाट में भूमाफियाओं की नजर पड़ गई है। यही कारण है कि यहाँ के कई गांवों को शासकीय प्रयोजन की जमीन निजी खाते में दर्ज हो गई है। मैनपाट के उरंगा, कंडराजा, नर्मदापुर, बरीमा जैसे इलाकों में करीब 200 एकड़ से ज्यादा जमीन जो कल तक शासकीय थी वो अब निजी खातों में दर्ज हो गई है। हैरत की बात तो यह है कि गांव की शासकीय वन भूमि, गोचर, स्कूल भूमि और मरघट यानी शमशान घाट की जमीन को भी फर्जी तरीके से निजी खातों में करा लिया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि इसे लेकर कई बार शिकायत की गई, मगर इसमें किसी तरह की कार्रवाई नहीं हो सकी है। ऐसे में ग्रामीणों ने अब इसकी शिकायत कलेक्टर से की है और मामले की जाँच कर जमीन को शासकीय मद में दर्ज कराने की मांग की है। मामला ये है कि हमारे गांव में जितना खटखर, गौचर, शासकीय प्लाट था उसको फर्जी तरीके से पट्टा बनाया गया है और उस पट्टे में धान बेचे हैं, जबकि उसमें ना कभी हल चला है ना धान बोया गया है। खटखर है, मरघट है, ये सबको भी फर्जी तरीके से पट्टा बनाया गया है। हम लोग ये चाहते हैं पूरा पट्टा निरस्त हो जाए और जो गलत किए हैं, धांधली किए हैं, उन लोग को सजा होना चाहिए। बढ़ते पर्यटन संभावनाओं को देखते हुए मैनपाट में जमीन की कीमतें तेजी से बढ़ी है। यही कारण है कि शासकीय जमीनों के बंदरबाट का खेल भी शुरू हो गया। मगर हैरत की बात यह है कि निजी खातों में जमीन चढ़ाने में राजस्व महकमे के साथ साथ वन विभाग के कर्मियों की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। यही नहीं, खुलासा यह भी हुआ कि जिन लोगों ने जमीन अपने नाम कराई उन्होंने उक्त जमीन के रिकॉर्ड के आधार पर शासकीय समितियों में धान भी बेचा है, जबकि उक्त जमीन पर धान की खेती हुई ही नहीं है। मामला संज्ञान में आने के बाद कलेक्टर ने टीम बनाकर जांच कराने के निर्देश दिए हैं। 4-5 गांव के रहवासी आए हुए थे और उनकी शिकायत थी कि एक ही परिवार के बहुत सारे सदस्यों के नाम पे जो है ज़मीन फर्जी पट्टे से चढ़ गई है और स्कूल और रोड और सब में पट्टा दे दिया गया है। तो इसको एसडीएम को मैंने जांच करने के निर्देश दिए हैं और इसमें संबंधित जो राजस्व अधिकारी हैं, पटवारी, तहसीलदार, इनकी भी भूमिका संदिग्ध बता रहे हैं। तो एक बार जांच रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही कहना उचित कुछ होगा। बहरहाल अभी सरगुजा के भटको गांव में शासकीय जमीन फर्जीवाड़े का मामला शांत भी नहीं हुआ कि फिर मैनपाट में बड़े जमीन फर्जीवाड़े के मामले ने प्रशासन की नींद उड़ा दी है। ऐसे में देखना होगा कि आखिर प्रशासन इस मामले में किस तरह की जांच और कार्रवाई कर पाता है। अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा।
इंसान का क्रिएटिव होना अच्छी बात है। क्रिएटिविटी इंसान के लिए नए आयाम दिलाती है, लेकिन अगर प्रयोगधर्मी जहन में खुराफात बढ़ जाए तो इंसान का दिमाग फिर जाता है और फिर वो ट्रैक से उतर कर अनाप शनाप काम करने लग जाता है। रायगढ़ में एक युवक पर जल्द अमीर बनने का फितूर ऐसा सवार हुआ कि वो आपदा में ही अवसर खोजने लगा। एक रोज उसने किया कुछ ऐसा जिससे उसके हाथ तो कुछ नहीं लगा, उल्टे वो लॉकअप में जरूर पहुंच गया। रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोटों को चलन से बाहर क्या किया? बदमाशों को ठगी का नया जरिया मिल गया। बदमाशों ने 2000 के नोट की बदली के नाम पर लोगों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया है। रायगढ़ के कोतवाली इलाके में एक किसान बदमाश की शातिर चाल का शिकार बनकर अपनी जमा पूंजी गंवा बैठा। 22 मई की घटना है। 22 मई को भगवानपुरा निवासी पालूराम यादव अपने कुछ नोट को बदली करने के लिए बैंक आया हुआ था। करीब उसके पास 3 लाख रुपए थे और उसको जमा पर्ची भरना था। उसी दौरान ज्ञात व्यक्ति द्वारा उसको झांसे में ले करके कुछ नोट के बंडल दिखाए गए और उसको कहा गया कि आप नोट की बदली ना करो, मेरे पास है, उसको रख लो। और इस प्रकार से उसको झांसे में ले करके उनका पूरा 3 लाख रुपए ले लिया और स्वयं का जो पैसा दिखाया था 2 लाख उसको भी ले लिया और वहाँ से फरार हो गया। किसान के पास 3 लाख रुपए की कीमत के 2000 रुपए के नोट थे। जैसे ही उसे रिजर्व बैंक की ओर से 2000 रुपए के नोट के चलन से बाहर करने की खबर मिली, वह अपने नोट बदलवाने के लिए बैंक पहुंचा। बैंक में उसकी मुलाकात कुणाल से हुई। कुणाल ने किसान से नोट बदलवाने की बात कहकर उससे पूरे 3 लाख रुपए ले लिए और किसान को चकमा देकर मौके से 9-2-11 हो गया। जब काफी देर बीत जाने पर कुणाल वापस नहीं लौटा तो किसान को ठगे जाने का शक हुआ, जिसके बाद उसने मामले की शिकायत पुलिस से की। पुलिस की टीम ने सक्रियता दिखाते हुए आरोपी की तलाश शुरू की। बैंक में लगे सीसीटीवी के फुटेज में दिख रहे हुलिये के आधार पर तलाश शुरू की गई और जल्द ही आरोपी को धर दबोचा, जिसमें से आरोपी के द्वारा करीब 20,000 रुपए को पेट्रोल पंप में एक्सचेंज किया जा चुका था। तो 2 लाख रुपये 2,80,000 जो 2000 के नोट हैं प्रार्थी के, वो और जो एक्सचेंज करके जो 20,000 रुपये रखा था वो सारे पैसे हमने बरामद किया है अभी आरोपी के कब्जे से। अभी आरोपी को जुडिशियल रिमांड पर अभी न्यायालय पेश किया जाएगा और जुडिशियल रिमांड पर उसको फिर जेल दाखिल किया जाएगा। आरोपी के पास से पुलिस ने किसान से ठगी गई 3 लाख रुपए की रकम के साथ ही एक मोबाइल फोन भी बरामद किया है। रुपए ऐसी चीज है जिसे देखकर लोगों का ईमान डोल जाता है। कुणाल ने भी लालच में आकर ऐसी वारदात को अंजाम दिया जिसने उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। अविनाश पाठक, IBC 24, रायगढ़। रायपुर के गोल चौक के पास मंगलवार रात 2 युवकों ने NSCI के प्रदेश सचिव मेहताब हुसैन को चाकू मारा था। दोनों आरोपी ओम दुबे और रवि यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिनका जुलूस निकाला गया। शराब पीने के लिए पैसा मांगा तो उन्होंने नहीं दिया तो उनको एक कुछ धारदार वस्तु से उनके जांग पर वार कर दिया था, जिसके उनके खिलाफ 294, 506, 327 और 34 IPC की धाराओं पे अपराध कायम किया गया तथा रात को करीब 1-2 बजे ओम दुबे आरोपी और रवि ठाकुर को गिरफ्तार कर अभी एट प्रेजेंट टाइम जेल रवाना किया गया। अगर थाना परिसर में ही चोरी हो जाए तो पुलिस की चुस्ती पर सवाल उठना लाजमी है। ऐसा ही हुआ भिलाई के भट्टी थाने में, जहां भिलाई स्टील प्लांट यानी BSP से चोरी हुए 2 टन लोहे को रखा गया था, लेकिन चोरों ने थाने को भी नहीं बख्शा और 2 टन लोहा वाहन में भरकर चुरा कर ले गए। सभी को स्पष्टीकरण जारी होगा। थाना प्रभारी से लेकर जितने भी लोग ड्यूटी पे है, सारे थाने में अपने CCTV लगे हुए, जिसका पूरी तरीके से सर्वेलेंस भी होता है, तो वो भी देखा जाएगा और जिन जिन लोगों का इसमें जिम्मेदारी है उन पे कार्रवाई, डिसिप्लिनरी एक्शन ली जाएगी। खबर रायपुर से, जहां रॉयल फैब्रिकेशन कंपनी की आग मामले का खुलासा हुआ। चपरासी विकास चंद्राकर की दम घुटने से मौत हुई थी। कंपनी के एडमिन विंग में आग लगी थी। कंपनी में आग लगने का कारण अज्ञात है। दमकल के 10 वाहनों ने आग पर काबू पाया था। उरला थाना क्षेत्र की पूरी घटना है। बेमेतरा के मुलमुला स्थित रामा पोल्ट्री फार्म में हुई तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। 42 दिनों बाद नवागढ़ विधायक प्रतिनिधि सहित 9 आरोपियों पर केस दर्ज किया गया। उसमें थाना चंदनू में 9 लोगों के खिलाफ अभी FIR दर्ज हुआ है। अभी विवेचना जारी है। जैसे जो वहाँ पे बलवा का और नुकसान पहुँचाने का IPC की धाराओं में अपराध दर्ज हुआ है।
ग्वालियर से कबजा ढाबा और रेस्टोरेंट पर कार्रवाई की गई। हाईवे पर संचालित कई ढाबा रेस्टोरेंट पर कार्रवाई हुई। आबकारी विभाग ने यह कार्रवाई की है। 15 ढाबा और रेस्टोरेंट पर मामला दर्ज किया गया है। जगदलपुर जिले में निर्माण कार्यों के लिए रेत की कमी हो गई है, जिससे लोगों को महंगी कीमत पर रेत खरीदना पड़ रहा। दरअसल जिले के आमावाल में एकमात्र खदान है, उसकी वैधता भी 28 मई को खत्म हो रही है। वहीं जिले में 5 रेत खदान आवंटन की प्रक्रिया बेहद सुस्त रफ्तार से चल रही। शासन की नीति के हिसाब से अभी 2023 में रेत खदानें जो है ग्राम पंचायतें चलाएंगी। तो अभी ग्राम पंचायतों से हमें सिर्फ आवेदन प्राप्त हुआ है और उस पर जो है अलग अलग विभाग से अनापत्ति लिया जाना है, जिसमें 1-2 विभाग की अनापत्ति अभी आने शेष हैं। वो आने के बाद फिर उसमें स्वीकृति की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। मनेंद्रगढ़ पुलिस ने मानवता की मिसाल पेश की। दरअसल एक महिला अपने 2 साल के बच्चे के साथ पति का शव लेकर बिखरती हुई पुलिस के पास पहुंची और अंतिम संस्कार की गुहार लगाई। महिला की पीड़ा सुन पुलिसकर्मियों का दिल पसीज गया और महिला के पति का हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार कराया। आ रहे थे रास्ते में कार वाला हम लोग को छोड़ के भाग गया। फिर वहाँ से फिर रतनपुर में हॉस्पिटल में गए, एम्बुलेंस बुला के फिर वहीं जांच पड़ताल सब कुछ थाना पुलिस में ही हुआ, पोस्टमार्टम में हुआ। फिर वहाँ से फिर डायरेक्ट एम्बुलेंस से यहाँ मनेंद्रगढ़ थाना में ले गए। आमजनों के सहयोग से थाना रतनपुर में जो है इसके पंचनामा कार्रवाई की गई। कोतवाली स्टाफ, साइबर स्टाफ, एमसीबी पुलिस के साथियों के सहयोग से और आमजनों के सहयोग से इसके अंतिम संस्कार की कार्रवाई। नगर निगम धमतरी ने शहर में 10 रिड्यूस रीयूज रिसाइकल सेंटर की शुरुआत की, जहां घरों से कचरा कलेक्शन करने वाली स्व सहायता समूह की महिलाएं घरों से निकलने वाले वेस्ट सामानों से सजावटी सामान बनाकर अतिरिक्त आय कमा रही हैं। देखिए रिपोर्ट। धमतरी नगर निगम की नई पहल न सिर्फ महिलाओं की आमदनी बढ़ा रही है, बल्कि शहर को भी स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभा रही है। दरअसल नगर निगम ने शहर में 10 रिड्यूस रीयूज रिसाइकल यानी कि RRR सेंटर की शुरुआत की है, जहां कचरे को रिड्यूस रीयूज रिसाइकल करने के साथ अनुपयोगी सामान से सजावटी सामान भी बनाए जा रहे हैं। RRR सेंटर में झूमर, गुलदस्ता, टोकरी, कालीन जैसी वस्तुएं बनाई जा रही हैं, जिन्हें बेचकर कचरा इकट्ठा करने वाली स्वच्छता दीदियां आमदनी भी कमा रही हैं। और जो वहाँ से हम लोग का वेस्ट कचरा फेंक देते हैं, उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे बनावटी सामान है सजावट के लिए, जी आमदनी तो हो रही है। जैसे बिक जाता है सामान सजावट के लिए बनाते हैं, बिक जाती है तो पूरा दीदियों में मतलब हम लोग बांटते हैं। ये RRR के तहत क्या है, वार्ड वासियों से हम लोग निवेदन किए हैं कि आपके घरों में जो भी वेस्टेड चीज़ रहता है, कपड़ा है, जैसे आप लोग यूज़ नहीं करते, पुराना हो गया कपड़ा, चप्पल, जूता या प्लास्टिक के बैग या प्लास्टिक के खिलौने, उसको इधर उधर न फेंक के हमारी दीदी लोग को या फिर हमारे सेंटर में आकर दान कर सकते। नगर निगम लोगों से अपील कर रहा है कि वे कचरे को खुले में या नालियों में न फेंके, कचरा कलेक्शन करने वाले को दें, जिससे शहर को साफ सुथरा रखने में मदद मिले। आपके यहाँ जो भी चीज घर में जो अनुपयोगी पड़े हुए हैं, कुर्सी पड़ा हुआ है अनुपयोगी, कपड़े पड़े हुए हैं अनुपयोगी, इलेक्ट्रिक सामान कुछ पड़े हुए हैं अनुपयोगी, तो ऐसे सामानों को आप हमारे इस RRR सेंटर में दे सकते हैं। मैं चाहूँगा कि जब तक आम नागरिक इस योजना का उद्देश्य को समझे और हमारा सहयोग करे, तभी हम इस योजना में सफल हो पाएंगे। सफाई को लेकर नगर निगम के प्रयास काबिले तारीफ है। उम्मीद है निगम के इस प्रयास से शहर धीरे धीरे नीट एंड क्लीन हो जाएगा। देवेंद्र कुमार मिश्रा, IBC 24 धमतरी। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज की जीवनदायिनी कहे जाने वाली कनहर नदी इस भीषण गर्मी में पूरी तरह से सूख चुकी है। झारखंड और छत्तीसगढ़ दोनों प्रदेशों में इस नदी से पानी का सप्लाई होता था, लेकिन वर्तमान में स्थिति यह है कि लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे। देखिए रिपोर्ट। कनहर नदी के तट पर रामानुजगंज का शहर बसा हुआ है। इस नदी के तलहटी पर लगभग 60 से अधिक गांव बसे हैं। साल भर लोग इस नदी के सहारे रहते हैं। न सिर्फ पेयजल बल्कि खेतों में पानी देने के लिए भी उपयोग करते हैं। लेकिन इस साल भीषण गर्मी में लोग पानी के लिए त्राही त्राही कर रहे हैं।
कन्हर नदी है जो भीषण गर्मी में पूरी तरह से सूख चुकी है। यह यहाँ की जीवनदायिनी कही जाती है, लेकिन आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक इसमें पानी दिखाई नहीं दे रहा है और लोग पानी के लिए त्राही त्राही कर रहे हैं। गौरतलब है कि ये जो नदी है वो झारखंड और छत्तीसगढ़ दोनों को जोड़ती है और दोनों राज्यों के लोग यहाँ का पानी पीते हैं। और इस समय भीषण गर्मी इतनी पड़ रही है कि इसमें एक बूंद भी पानी नहीं है और लोग पानी के लिए त्राही त्राही कर रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि वो दूर आप देखिए कि लोग किस तरह से अगर कहीं पर पानी जमा है तो पीने के लिए उसका उपयोग कर रहे हैं और लोग किस तरह से अपने बोतलों में भरकर जो 2 बूंद पानी है उसे लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं। कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है यहाँ पर पानी के लिए, क्योंकि भीषण गर्मी में जो कन्हर नदी है वो पूरी तरह से सूख चुकी है। मैं बता दूं कि मैं अभी इसी कन्हर में बने एनीकट में खड़ा हूँ जो करोड़ों रुपए की लागत से बना था, लेकिन इस एनीकट का भी कोई उपयोग देखने को नहीं मिल रहा है। रामानुजगंज की आबादी लगभग 25,000 है और इस शहर के लोग इस नदी पर आश्रित हैं। नदी सूख जाने के बाद जेसीबी से खुदाई कर पानी एकत्रित किया जाता रहा है, लेकिन इस साल यह भी संभव नहीं हो पा रहा। लोग किसी तरह अपनी प्यास बुझा रहे हैं। इसी पेयजल की समस्या को रोकने के लिए लगभग 8 साल पहले लगभग 9 करोड़ रुपए की राशि से एनीकट का निर्माण कराया गया था, लेकिन आज यह एनीकट किसी काम का नहीं है। एनीकट में पानी रुक नहीं रहा और इसकी उपयोगिता भी लगभग खत्म हो गई है। इस ओर ना तो विभाग ध्यान दे रहा, ना ही प्रशासन की तरफ से कोई पहल की जा रही है। मामले में जब IBC 24 की टीम ने SDM से बात की तो गांव में पानी को लेकर वर्तमान में क्या हालात हैं ये उन्हें भी नहीं पता। नदी सूख चुकी है और इंटेक वेल है जहाँ से हम पानी लेते हैं नगर पालिका का, तो वहाँ पे हम जेसीबी से वैकल्पिक गड्ढा खोद कर पानी उसमें से निकाल लेते हैं। और अभी तो ऐसा सप्लाई का कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ जहाँ जिस वार्ड में अगर कम हो रहा है तो वहाँ हम टैंकर से जल आपूर्ति करवा ले रहे हैं। हैंडपंप है, ऐसा सूखने की स्थिति की जानकारी तो नहीं मिली है अभी मुझे। एक बार मैं पता करवा लेता हूँ, जहाँ कहीं कोई इश्यू होगा तो उसमें अगर टैंकर से पानी भिजवाना पड़ेगा तो देख लेते हैं व्यवस्था। 2 राज्यों की प्यास बुझाने वाली कन्हर नदी आज पूरी तरह से सूख चुकी है। पानी रोकने के लिए करोड़ों रुपए फूके गए, अंत में हालात और खराब हो गए और भीषण गर्मी में पानी के लिए हाहाकार मच गया है। अरुण कुमार सोनी, IBC 24, बलरामपुर। बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश में गर्मी का सितम जारी है। देश के टॉप 10 गर्म शहरों में 3 MP के शहर हैं। खजुराहो, टीकमगढ़ और ग्वालियर के नाम टॉप 10 लिस्ट में शामिल है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जिस वजह से अभी आज बारिश की एक्टिविटी शुरू हो जाएगी, जिससे टेम्परेचर में थोड़ा सा चेंज आएगा, लेकिन टेम्परेचर फिर भी अभी अपने 41-42 तो बने ही रहेंगे कि छुटपुट बारिश होगी। लेकिन अगले 2-3 दिनों में बारिश थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी तो टेम्परेचर फिर कम हो जाएंगे, 2 डिग्री कम होने के फिर चांस हैं। इंदौर में इस समय तेज गर्मी पड़ रही और लोगों के साथ वन्य प्राणियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में गर्मी से बचाव के उपाय किए जा रहे हैं। जू प्रबंधन ने गर्मी के मद्देनजर जानवरों के पिंजरों और बाड़ों में पंखे, कूलर, ग्रीन नेट्स, घास लगाई है। कूलनेस बनी रहे, एनिमल्स में किसी भी तरह का गर्मी को लेकर इरिटेशन ना हो और सीधा उनको हीट का एक्सपोजर ना मिले, इस कारण ये सब स्प्रिंकलर वगैरह चलाते टाइम टू टाइम, जिससे कि उनको एक अच्छा माहौल मिलता रहे और उनको गर्मी के कारण जो डिहाइड्रेशन की कॉमन प्रॉब्लम एनिमल्स में होती है उससे काफ़ी हद तक हम लोग एनिमल्स को बचा लेते हैं। भोपाल से खबर, जहां सीएम ने बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में नरेंद्र तोमर, कैलाश विजयवर्गीय मौजूद रहे। प्रहलाद पटेल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा भी उपस्थित है। सीएम हाउस में करीब 3 घंटे तक मीटिंग चली। पार्टी में हो रही बयानबाजी को लेकर इस मीटिंग में चर्चा हुई। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।